प्रैक्टिकल, अरे यार साइलेंट कीजिए फोन प्लीज। प्रैक्टिकल 51 टीएस ग्रेवाल चैप्टर चल रहा था हमारा रिटायरमेंट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब फुल करना है, क्योंकि पार्ट लिखा होगा तो वो पार्ट लिखा होगा। ओके, इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसमें बेटा एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और इसके अंदर वाई रिटायर हो रहा है। अच्छा, इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा? गेट बंद करो, गेट बंद करो। फोर्थ पॉइंट कह रहा है वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे ना इसके अंदर। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड टू एस टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। मतलब इसमें ये बोला है कि वाई को हमें क्या करना है? अमाउंट देना है। वाई बी पेड अमाउंट कुछ है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा रिदम टूट गया ना आज, 1 मिनट में आ जाएगा रिदम। वाई बी पेड अमाउंट, पॉज करिए। देखो इसमें क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है एक्चुअली, एक तो ये वाली लाइन मैंने बोली है कि वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। मतलब कि आप रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे रहे हो और इस तरीके से दे रहे हो कि एक्स और जेड की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। लेकिन इसमें जो मेन चीज वो ये है कि आप अपना क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें बैंक के आगे एक वर्ड लगा हुआ है मिनिमम बैलेंस। क्योंकि मैं सेम क्वेश्चंस तो कोशिश करता हूं रिपीट ना हो, मतलब इसका मतलब ये है, ये इसीलिए मैंने पॉइंट चूज किया है कि जब आप अपना क्वेश्चन देख रहे हो, जब उसने बैंक के जो बैलेंस है उसके आगे लिख दिया है कि मिनिमम बैलेंस है, तो सीधी सी बात है कि बैंक के बैलेंस को आपको नहीं छेड़ना। वैसे मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि बैंक के बैलेंस को आप लोग उसमें से कवर कर लेंगे, भाई जितना अमाउंट आपको जरूरत पड़ेगी उतना वो लोग लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बैंक का बैलेंस है ना 15,000, वो तो बना रहेगा 15,000, क्योंकि उसके आगे उसने लिख दिया है मिनिमम, यानी कि कम से कम आपके खाते में हर समय 15,000 रुपए रहने चाहिए। तो भाई अब आप क्या करेंगे, जो भी वाई का पेमेंट करना है, वाई का जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ और क्या करना पड़ेगा, वाई भी पेड अमाउंट ब्रॉट बाई एक्स एंड जेड। मतलब इसमें एक तो वाई को भी आपको पेमेंट करना है, टूट जाती है रिदम कभी भी। तो इसमें बेटा ये करेंगे कि एक्स वाई, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, एक्स और जेड इन दोनों का पहले प्रोपोर्शनेट एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे, जो आप निकालते हैं बैलेंस शीट से एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, प्लस इसके साथ जो वाई है, वाई को जो वाई का अकाउंट का निकल के आएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आएगा जो कि आपको उसको देना है, वो भी जोड़ लेंगे। यानी कि एक्स की एडजस्टेड कैपिटल प्लस जेड की एडजस्टेड कैपिटल प्लस वाई को जो पेमेंट करना है वो, इन तीनों अमाउंट को जब आप जोड़ लेंगे तो वो तीनों अमाउंट होगी नई फर्म की कैपिटल। ठीक है, फिर आप उसको क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट, न्यू रेशियो में नए रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ताकि फिर जो आएगी वो रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी। ध्यान से समझ लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्पेशल है इनके, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल, जेड की एडजस्टेड कैपिटल, घर जाके इन क्वेश्चनों को लगा लेना भाई, ये आ सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल, जेड की एडजस्टेड कैपिटल प्लस वाई का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है जो उसको हमें पे करना है, फाइनल उसका जो अमाउंट है, इन तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल होगी, वही बैलेंस शीट का काम करेगी, वही नई वाली फर्म में बैलेंस शीट में जाएगी। और रिक्वायर्ड कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल से कंपैरिजन करने के बाद जो भी कमी आएगी, सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर लेके आएंगे वो लोग। ठीक है, बस ये रहेगा, बैंक के बैलेंस को छेड़ा नहीं जाएगा, लास्ट में यही बैलेंस बचेगा बैंक का। ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, करके देखना, कोई भी दिक्कत आए कल मुझसे पूछ लेना, करना जरूर, क्वेश्चंस अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल 39 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 39 टीएस ग्रेवाल में क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल 39 टीएस ग्रेवाल में मैंने लिखा हुआ है आगे पार्ट, ठीक है, यानी कि जो अंडरलाइन है वही करना है। एक्चुअली इसके अंदर बच्चों 3 पार्टनर है, अरुणा, कर्ण और वरुणा, ये तीनों पार्टनर है। और इसके अंदर जो है फर्स्ट पार्टनर यानी कि इसकी जो फर्स्ट पार्टनर है अरुणा, वो रिटायर हो रही है। इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम as before the retirement of Aruna and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partner।
इसका मतलब यहां पर अब ये दूसरे तरीके का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। यहां पर आपको बोला गया है कि अरुणा के रिटायरमेंट से पहले जो उन लोगों की कैपिटल थी, नई फर्म की जो कैपिटल है वो सेम होगी, इस तरीके से नहीं निकलेगी इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या रखेंगे आप कि उनके रिटायरमेंट से पहले आप अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो कितने थे, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, यानी टोटल जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 7 लाख। अब आपको यही 7 लाख रुपीस की कैपिटल कंटिन्यू करनी है नई बैलेंस शीट में, और इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप इसको रिक्वायर्ड कैपिटल में तब्दील कर लेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल आप निकालेंगे और रिक्वायर्ड कैपिटल आपके पास आएगी, बीच का डिफरेंस करके जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको कैश या बैंक में ट्रांसफर करना है, क्योंकि करंट अकाउंट को जब यूज करते हैं जब वो बोलता है। समझ में आ रही है पीछे तक? नए बच्चे जो हैं कौन क्लियर है सारी बातें? पूर्वी अब तो पढ़ रहे होंगे, अब तो पीछे का काम भी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। बाकी और इसमें ये तो मैं बता ही चुका हूं, पार्ट पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके 50,000 रुपए हम तुरंत दे रहे हैं, इसकी एंट्री आप जानते ही, अरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो आप उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, अरुणास कैपिटल टू अरुणास। और इसके बाद बेटा बस इसमें इतना ही है, ये क्वेश्चन पार्ट है तो इतना ही कर लेना। इसके अंदर नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल 54 टीएस ग्रेवाल। प्रैक्टिकल 54 टीएस ग्रेवाल में भी हमें पार्ट कराना है। इसमें पार्ट में देखिए, इसमें पार्टनर है बच्चों आशा, दीपा और लता, ठीक है। 3 पार्टनर है, आशा, दीपा, लता। और इसमें से बच्चों जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर है आपका दीपा एंड लता डिसाइडेड, यानी आशा रिटायर हो रही है। पार्टनर नंबर 1 रिटायर हो रहा है आशा, दीपा और लता, 3 पार्टनर है, आशा रिटायर हो रही है। आगे इसने बोला है डी पॉइंट में, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड इन क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड, यानी आपको यहां पर पेमेंट करना है, इज सेटल्ड एट 8,000। पहली चीज तो आप इसमें रिवैल्यूएशन से कनेक्ट करेंगे, 10,000 की आपकी लायबिलिटी जो है वो 8,000 में सेटल हुई है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर है, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000, ठीक है। और बाकी जो 8,000 रुपीज के क्रेडिटर है वो आपने सेटल्ड भी किए, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर, वो समझाने के लिए मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है। बाकी फिर दूसरी एंट्री आप करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000, यानी कि अभी आपके पास जो ऊपर बैंक का बैलेंस है 40,000, अब उसमें से 8,000 रुपीज आपके माइनस हो गए। अब आपके पास जो अवेलेबल बैंक का बैलेंस है वो है 32,000। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि 8,000 रुपीज का आपने पेमेंट कर दिया। तो एक एक वर्ड को ध्यान से देखना होता है एडजस्टमेंट में, कई बार हम इसे इजी वे में ले जाते हैं, बट यहाँ सेटल्ड का मतलब है कि आप उसका पेमेंट भी कर रहे हो, पेड कर रहे हो क्रेडिटर्स को, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है आगे, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को आप लोन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर पीएसआर एंड लीव अ बैलेंस 15,000 इन बैंक अकाउंट। अब ये तीसरा टाइप आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, कि आपको आशा को जो पेमेंट करना है इस तरीके से करना है कि उनका पेमेंट भी हो जाए आशा का, उन दोनों की कैपिटल, बाकी के बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल उनके पीएसआर में भी आ जाए नए वाले, और बैंक में 15,000 रुपए का बैलेंस भी लीव हो जाए। तो बच्चों इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में ये वाली स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, यानी आप पहले तो जो लता है और दूसरी कौन है, आशा तो जा रही है ना, दीपा और लता, दीपा की कैपिटल एडजस्टेड वाली निकालेंगे, आप सब लोग जानते हैं कैसे निकलती है, दीपा की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, लता की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, मतलब दीपा की एडजस्टेड कैपिटल प्लस लता की एडजस्टेड कैपिटल प्लस आशा की वो कैपिटल जिसका पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। इन तीनों को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, इसके अलावा आपको बैंक में बैलेंस छोड़ना है मिनिमम कितना, 15,000। लेकिन मैंने बोला कि जो अवेलेबल बैलेंस है उसको यूज कर लीजिए। यहां पर देखिए बैंक के आगे मिनिमम वर्ड वहां नहीं लगा, उस वाले क्वेश्चन में वो वर्ड मिनिमम लगा हुआ था, तो आपने बैंक का जो अमाउंट है वो यूज नहीं किया था, इसलिए वो वहीं की वहीं रुक गया था। बट इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको 15,000 मिनिमम रखने हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना लो। या तो एक काम करो, आप सोच लो कि आपकी बैंक में कितने 32,000 रुपए पड़े हुए, 40 थे, 40 में से 8 आपने यूज कर लिए क्रेडिटर को सेटल करने में, यानी कि 32,000 आपके बैंक में है, जिसमें से 15,000 रुपए आपको बनाए रखने हैं, यानी कि कितना पार्ट आप उसमें से अभी यूज कर सकते हो, 17,000। या तो आप इसमें से 17,000 रुपीज माइनस कर दो, या फिर दूसरा तरीका कर लो, दीपा की कैपिटल प्लस लता की कैपिटल प्लस आशा की कैपिटल
-32,000 प्लस 15,000। 35,000 रुपए हम इसमें से यूज कर ले रहे हैं जो है हमारे पास अवेलेबल है, और 15,000 जो चाहिए वो भी मेंटेन करना है। ठीक है, कोई भी बात कर लो, बात तो वही है। आ रही बात समझ में? इससे आपको न्यू कैपिटल मिल जाएगी, फिर उस न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो में। मेरी बात समझ में आ रही है मोनिका? मैं क्या बोल रहा हूँ? सम्स डेली की डेली हो रहे हैं, पेंडिंग मत कर लेना, फिर तुमसे निपटेगा नहीं काम अगर तुमने इकट्ठा कर लिया। कोई भगवान नहीं आ रहा नीचे फिर बचाने। तो ये आपकी जो कैपिटल आएगी टोटल कैपिटल, उसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी, फिर आप उसको एडजस्टेड कैपिटल से कंपैरिजन करके, इसमें ट्रांसफर की तो कुछ कह नहीं रहा है, तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। इसमें आप बैंक में सेटल कर लेंगे चीजें। ठीक है, या तो विड्रॉ होगा या फिर सरप्लस होगा, मतलब वो होगा शॉर्टेज होगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो करके देखना। पार्ट है इसकी, अमाउंट वगैरह सब निकाल के देखना घर पे जाके, ताकि कहीं कोई लफड़ा हो तो पता चल जाए सामने से। इसके बाद नेक्स्ट है 112 डीके, प्रैक्टिकल 112 डीके आ गया होगा ग्रुप में, मैंने भेजा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई। ये पार्ट है, ये भी आपको पार्ट में करना है। इसमें गाइस एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पार्टनर एक्स रिटायर हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है, पूरा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। एक पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 4, पार्टनर पेड 10,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक। मतलब पार्टनर्स ने क्या करा, एक फैमिली को 10,000 रुपए दे दिए। इसको कैसे डील करेंगे? ये एक तरीके से अनरिकॉर्ड, एक तरीके से देखिए, जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो उसको रिवैल्यूएशन से करते हैं ना, एक रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस टाइप का हो गया। तो इसका आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसी एक पार्टनर ने नहीं दिए जो आप उसकी कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक एक्सपेंसेस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। तो आपकी बैंक में से 10,000 रुपए तो चले गए, आपके पास बैंक में जो बैलेंस था वो 22,000 का था, अब वो रह गया 12,000 रुपए का। बाकी तो बेटा सब कुछ इसके अंदर वैसे ही है। और उसमें वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का वही मतलब होता है कि मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, और कुछ इसमें अलग है नहीं है। कर लेना इसको, मैं आंसर्स वगैरह थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके देख लेना। जिसको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो वो इन्हीं क्वेश्चंस को ढंग से कर सकता है, पूरा करना चाहे जो अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। वैसे मैंने कोशिश कर रखी है, कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी कुछ नया लगे तो मुझे बता देना। पॉज कर दिया, शुरू करें भाई। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा रिटायरमेंट। आप ध्यान से सुनेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर। मतलब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें जो पार्टनर रिटायर कर रहा था, या तो वो स्टार्टिंग में कर रहा था या एंड में कर रहा था ना, लेकिन इस बारी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करा है, कहीं भी बीच में वो रिटायरमेंट ले रहा है। और रिटायरमेंट की कोई वो तो है नहीं, जैसे डेथ में भी कोई एज वो नहीं है टाइम पे। वैसे मोस्टली कोशिश ये रहती है पार्टनर्स की कि कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो सेशन पूरा करने के बाद जाए, बट फिर भी कोई इमरजेंसी है, किसी पार्टनर को मिड द ईयर कहीं जाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशंस में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हमें समझना है। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन इसमें बिल्कुल काम की बातें लिखी है मैंने। इन सच अ सिचुएशन द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग। सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? in such a situation the retiring partner is entitled to his share of profit or loss from the beginning of the accounting year up to the date of retirement। मतलब ईयर स्टार्टिंग से लेके जिस दिन तक उसका रिटायरमेंट हुआ है वहां से वहां तक का फर्म के प्रॉफिट में उसको हिस्सा चाहिए। अगर वो 3-4 महीने बाद रिटायरमेंट हुआ है, 1 अप्रैल को जब आपका ईयर शुरू होता है, वहां से 3-4-6 महीने बाद उसने रिटायरमेंट लिया है, तो ईयर स्टार्टिंग यानी 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन तक उसने रिटायरमेंट लिया वहां से वहां तक के फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा उसको चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये हिस्सा बिसाइड्स हिज शेयर इन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस एंड गुडविल, ये सब चीजें, गुडविल ये सब तो उसको चाहिए। इन सब के अलावा एक नई चीज इसमें आ गई है, शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी, अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसमें इसका शेयर कैसे निकलेगा, या उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है। पहला, व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड, उसके जो मतलब फर्म का मतलब उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है, तो उससे पहले फर्म का उस ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जब भी, क्योंकि देखो मिड द ईयर थोड़ी ना प्रॉफिट कैलकुलेट होता है,
भाई ड्यूरिंग द ईयर आप कैसे करोगे प्रॉफिट कैलकुलेट, क्योंकि प्रॉफिट्स जो आएंगे वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आएंगे। लेकिन अगर कोई बीच में पार्टनर जा रहा है तो उस कंडीशन में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट काउंट करते हैं। अब ये जो एस्टिमेशन हम करेंगे वो अलग अलग अजम्पशंस होती हैं, उसके अलग अलग बेसिस पर हम एज्यूम कर सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपके कोर्स में दो अजम्पशंस है। पहला, व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या तो पिछले वर्ष के प्रॉफिट पर करवाए, लास्ट ईयर प्रॉफिट, और या फिर एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। या तो वो आपसे ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है एक्चुअल नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअल, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल प्रॉफिट कहां से आ गया। ड्यूरिंग द ईयर इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्चुअल या फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट, यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट टिल द डेट ऑफ दैट रिटायरमेंट। अगर आपको चाहिए कि एक्चुअल प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट, तो आपको फिर उस डेट पे अपना वो बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करना पड़ेगा उस डेट पे जिस डेट पे वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने क्लोज नहीं कर रहे हो तो फिर वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। और वो एस्टिमेशन फर्म क्या प्रॉफिट का वो किस बिहाफ पर किया जाता है, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर किया जाता है या फिर प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के एवरेज बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पहली कंडीशन है, प्रॉफिट और लॉस मे बी एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। फर्स्ट, profit or loss for the period may be estimated based on last year profit or on average profit of past few years. Second, percentage of profit earned in the past year may be applied to the sale of the current period. मतलब पिछले वर्ष आपका जो सेल था या पास्ट ईयर में जो सेल था और पास्ट ईयर में जो आपका प्रॉफिट था, पास्ट ईयर में जितनी आपकी सेल थी, पास्ट ईयर में पूरे साल भर का जितना आपका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को पास्ट ईयर की सेल पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। वो परसेंटेज आप ईयर स्टार्टिंग होने से, करंट ईयर में ईयर की बिगिनिंग से लेकर के उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक की सेल पे अप्लाई करो। समझ गए? करंट ईयर में बिगिनिंग से लेकर के टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जितनी भी आपकी फर्म में सेल हुई है, उस सेल पर वो परसेंटेज जो प्रीवियस ईयर में थ्रू आउट द ईयर जो सेल की थी और उसमें थ्रू आउट द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया था, उनको आपस में परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो रेट ऑफ प्रॉफिट यहां अप्लाई कर दो आप। लेकिन यहां पर आपको उतनी सेल पे अप्लाई करना है जो बिगिनिंग से लेकर के, मतलब ईयर की बिगिनिंग से लेकर के टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो सेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उस पर वो वाला परसेंटेज आप अप्लाई कर दो। अब ये आपको क्या करना है, वो आपको जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। ठीक है, आगे है अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो इन द इवेंट ऑफ द पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप देयर कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। यहां पर भी दो सिचुएशन है अकाउंटिंग करने की, मतलब कैलकुलेशंस के भी कैलकुलेट करना दो पैटर्न, दो चीजें होती हैं। एक तो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना है, उसकी भी दो कंडीशन है कि वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के या फिर प्रीवियस ईयर के एवरेज प्रॉफिट के, प्रीवियस ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के सेल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल को अप्लाई कर रहे हैं करंट ईयर में। ये तो हो गया, इन दोनों में से कोई एक तरीका हो गया टू फाइंड आउट प्रॉफिट। ठीक है, अब दूसरी स्टेप है हाउ टू डू अकाउंटिंग। अब इस प्रॉफिट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके भी दो पैटर्न है। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे आपको अप्लाई करना है। उसमें पहला पैटर्न है रिमेनिंग पार्टनर। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि दैट में मैक्सिमम यही सब चीजें अप्लाई हो रही है। रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन देयर ओल्ड पीएसआर। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उस पार्टनर के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अभी भी ओल्ड रेशियो को ही एज अ न्यू रेशियो कंटिन्यू करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। और सेकंड सिचुएशन, द पीएसआर बिटवीन अमंग द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस। ओल्ड रेशियो कोई कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया एग्रीड रेशियो वो लोग लेकर के आ रहे हैं। अगर दोनों सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस प्रॉफिट का जो कैलकुलेट करके लाए हो उसको शो करने का बुक ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा।
क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब कैसे? पहला वाला पॉइंट, अगर वो सेम रखते हैं रेशियो तो उसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है। अगर सपोज आपको प्रॉफिट आता है, भाई लास्ट ईयर अगर लॉस होगा तो वो लॉस है करंट ईयर में भी, और लास्ट ईयर प्रॉफिट है तो करंट ईयर में भी प्रॉफिट माना जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर जा रहे हो तो, ठीक है, या लॉस पे, सेल पे जा रहे हो, सेल पे लॉस है तो वो लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिलहाल अगर प्रॉफिट है तो उसका ट्रीटमेंट होगा गाइस, इसमें एक अकाउंट ओपन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो पहली एंट्री होगी, ध्यान से सुनेंगे, अगर प्रॉफिट आपकी फर्म में और आप रेशियो सेम रख रहे हो, तनिष्का मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी फर्म में प्रॉफिट है और आप रेशियो सेम रख रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर अपना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एंट्री करनी है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। और इसमें जो अमाउंट आएगा उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को, मतलब आपको पहले पूरी साल भर का प्रॉफिट निकालना है, फिर साल भर के प्रॉफिट में उसको अप टू द डेट ऑफ डेथ में, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो आपने पीछे फॉर्मूला लगाया होगा उससे आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो पूरी साल भर का एनुअल प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। उस एनुअल प्रॉफिट को आपको पहले बिगिनिंग से जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहां के मंथ में कन्वर्ट करना है, या डेज के अकॉर्डिंग है तो वहां के डेज में कन्वर्ट करना है। वो भी पूरी फर्म का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि एनुअल को बस आपने अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट में कन्वर्ट किया है तो पूरी फर्म का, फिर उसमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है रिटायरिंग पार्टनर का उसको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब निकल के आएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की जो एंट्री होगी वो होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और अब ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है ये अभी रिटर्न ऑफ नहीं होगा, तो ये आपका कहां चला जाएगा, क्योंकि अभी आप मिड ऑफ द ईयर हो। भाई रिटर्न ऑफ अभी कैसे कर दोगे, अभी तो मिड ऑफ द ईयर हो, अभी आपको इसको बैलेंस शीट में कहां शो करना पड़ेगा, असेट्स में शो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे अगले साल 31 मार्च को, क्यों पॉज करना, इतनी अच्छी बात बंद हो गई, छोड़ो। The balance of P&L suspense account is shown in the asset side of the balance sheet. मेरी उस वीडियो पे कमेंट भी पड़ा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाया, कल तबीयत खराब थी मेरी, देखूंगा मैं, या कोई और देख लेना उस पर, और अगर मेरे किसी वीडियो पे कमेंट पड़ा हुआ है देख लेना, वो तो दिख जाएगा आपको, नहीं दिखता ऐसे देखना और उसको रिप्लाई कर देना। किसी बच्चे ने पूछा था कि जनरल एंट्री में सर इसका क्या होगा, एक बार देख लेना उसका, अगर आता हो तो आपको, या मेरे को ध्यान ना तो मैं देख लूंगा, मतलब कोई अगर कमेंट करे तो एटलीस्ट उसको आंसर तो मिलना चाहिए ना। The balance of P&L suspense account is shown. The balance of P&L suspense account is shown in the asset side of the balance sheet and is transferred to the debit of P&L appropriation account at the end of the year. और बाद में आप इसको क्या करेंगे, P&L appropriation account debit to P&L suspense account, ये आप तब करेंगे जब आप लास्ट में अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे। ये जो आपने टेम्परेरी अपनी असेट्स क्रिएट कर ली है इसको रिटर्न ऑफ करके काम खत्म करेंगे और डेबिट में ले आएंगे P&L appropriation account। तो ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका बच्चों बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा लॉस की कंडीशन में, अभी खुद पढ़ना, मैं बस ओरली बता दे रहा हूँ। एंट्री भी उल्टी हो जाएगी, यानी पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और इसको बैलेंस शीट में कहां मेंशन कर लोगे आप, लायबिलिटी में मेंशन कर लोगे, और बाद में जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी डिस्क्लोजिंग करोगे, रिटर्न ऑफ करोगे इसको टेम्परेरी अकाउंट को, तो फिर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा और पीएनएल सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये कौन सा तरीका था हम जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे जब उनके रेशियो चेंज नहीं हो रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर के। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशियो चेंज कर रहे हैं तो प्रॉफिट की सिचुएशन में पहली एंट्री तो सेम होगी पीएनएल सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, लेकिन दूसरी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, वहीं की वहीं आपको इसको रिटर्न ऑफ करना है। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को आपको डेबिट करना है और पीएनएल सस्पेंस को आपको यहीं के यहीं रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है, अगर वो रेशियोज अपने चेंज कर रहे हैं। क्लियर हो गया, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी और ये बटेगा किसमें, गेन रेशियो, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस की कंडीशन में। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस बचा ही नहीं ना, वो आपने एंट्री खत्म कर ली, उसको वहीं की वहीं रिटर्न ऑफ कर लिया, ठीक है। और अगर और इन दोनों को हटा करके आप चाहें तो एक ऑल्टरनेट एंट्री भी कर सकते हैं, कहीं 1 मार्क में आ जाए तो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये अपने हिसाब से आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। लॉस की कंडीशन में चीजें जस्ट रिवर्स हो जाएंगी, क्लियर, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फिर ये हो गई आपकी कहानी वहां तक की, कौन सी, ये पूरा तरीका आपको क्या आ गया, वो दो में से एक तरीका पहले अप्लाई कर लेना, वो आपको क्वेश्चन में देखना है कि सेल बेसिस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करवा रहा है वो, रेशियो चेंज हो रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के, ये सब अपने आप ढूंढना है क्वेश्चन में।
स्पेसिफाई इसके लिए नहीं उसने पॉइंट आउट किया होगा, वो तो पूरा क्वेश्चन पैसेज में दिया होगा, आपको ढूंढना है चीजें, कनेक्ट करेंगे, रूल याद होंगे तभी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो रेशियो आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक और तरीका है इसमें अकाउंटिंग करने का इसका, कि आप अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर लो, तो वहां से जो प्रॉफिट निकलेगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं होगा, वो फिक्स प्रॉफिट होगा, मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो होगा। एक्चुअल प्रॉफिट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये समझ लो, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने इसमें लिख दिया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, एंडिंग के लिए नहीं, फॉर द पीरियड, जितने टाइम के लिए आपको रिटायरमेंट हुआ है, जितने टाइम में उसका रिटायरमेंट हुआ है, फॉर द पीरियड इज डिटरमाइंड। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, एंड नॉट एस्टिमेटेड, मतलब अब आपका डिटरमाइंड हुआ है ना कि एस्टिमेटेड हुआ है। ठीक है, सिंस द प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले आप प्रॉफिट, वही पार्टनरशिप फॉर्म है तो वही करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे, फिर जितने भी एप्रोप्रिएशंस करने, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो ना बीच में, तो वो करना पड़ेगा, सारे काम फाइनल अकाउंट में तो कर देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में। तो आप उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का को से प्रॉफिट में से जितने भी एप्रोप्रिएशंस करने हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस बचेगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर इन देयर पीएसआर, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है और तीनों में बांट देना है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। तो एंट्री आपके सामने है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, और अगर लॉस हो गया एंट्री उलट जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। आ गया समझ में? पॉज कर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एग्जांपल 48 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 48 टीएस ग्रेवल। गाइस ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए फटाफट से। मेल शन एंड वी, देखिए पार्ट या फुल नहीं लिख रहा है तो मतलब फुल ही करना है आपको, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूं। मेल शान एंड वी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 753। गाइस ओल्ड पार्टनर सुन लो यार, तीनों पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, डेट्स का ध्यान रखना है इसमें। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1,80,000। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट दिया हुआ है। शान रिटायर्ड ऑन 31 जुलाई 2022, यानी कि कितने महीने बाद वो रिटायर हुआ है बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के बाद वो रिटायर हुआ है शान। ठीक है, 3 पार्टनर में से बीच वाला पार्टनर 4 महीने बाद रिटायर हुआ है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट was to be calculated on the basis of last year profit, यानी यहां पर आपको किस बेसिस पर कैलकुलेट करना है, पिछले वर्ष के प्रॉफिट के बेसिस पर। कैलकुलेट शान शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट, पहले तो आपको उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। एंड पास जर्नल एंट्री या एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन, यहां 2 कंडीशन है। पहली, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मेल वी एंड डज नॉट चेंज, और द न्यू पीएसआर बिटवीन मेल एंड वी 1:1। तो गाइस क्या करने वाले हैं, बड़े आराम से। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 1,80,000। 1,80,000 में पहले उसको वही प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर को ही एज्यूम करने के लिए बोला है। 1,80,000 को 4 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। अब जो निकल के आएगा उसमें शान का हिस्सा 5/15। क्लियर हो रहा है? 5/15 कैलकुलेट करके आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, जिससे ये वो प्रॉफिट आ गया उसके हिस्से का प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एक तो आंसर ये हो गया। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग तरीके से होनी है। अगर वो रेशियो फर्स्ट कंडीशन में रेशियो चेंज नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, 2 एंट्री कर देंगे, पीएनएल सस्पेंस टू शान्स कैपिटल, और दूसरा बस एक ही एंट्री होगी, एक ही एंट्री करेंगे, पीएनएल सस्पेंस टू शान्स कैपिटल, और बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस को असेट्स में दिखा देंगे। और दूसरी कंडीशन में जब वो रेशियो चेंज कर रहा है तो आप 2 एंट्री करेंगे, पीएनएल सस्पेंस टू शान्स कैपिटल, और दूसरा जो आप देख लेंगे इसमें आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, आप चेक करके देख लेंगे। जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर में से जो गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल कर देंगे। आप डेबिट इस क्वेश्चन के अंदर दोनों गेन कर रहे हैं, मेल और वी, मेल्स कैपिटल डेबिट, वीज कैपिटल डेबिट टू शान्स कैप टू पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, फिर एसेट्स में नहीं जाएगा वो, और आप इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके हिस्से का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 20,000 रुपए, वो आप उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ऑल्टरनेटिवली सेकंड केस में आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, मेल्स कैपिटल डेबिट, वी कैपिटल डेबिट टू शान्स कैपिटल। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 6.51 पर एक एग्जांपल है टीएस ग्रेवाल में, मतलब वैसे इलस्ट्रेशन नहीं है, केवल एग्जांपल है ना। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया है। शरद विद प्रॉफिट शेयर ऑफ 4/10, एक पार्टनर है शरद जिसका प्रॉफिट शेयर है 4/10।
रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 जुलाई, ये भी 4 महीने टिका है, ठीक है। इन टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वाज टू बी एस्टिमेटेड। इस बार कैसे एस्टिमेट करना है गाइस, एस्टिमेटेड यानी कि देखो जहां ये वर्ड सुन लिया करो ना एस्टिमेटेड, कान खड़े हो जाए कि वो वाली एंट्री मत कर देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला कॉन्सेप्ट मत अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये एस्टिमेटेड है अप्लाइंग द लास्ट ईयर्स नेट प्रॉफिट रेट ऑन द सेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब पिछले साल जो प्रॉफिट की रेट है उसको अभी आपको अप टू द डेट ऑफ सेल की, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट की जो सेल है उस पर अप्लाई करना है परसेंटेज को, ठीक है। आगे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है इन द ईयर 31 मार्च 2022 नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹20 लाख वाज ₹2 लाख, मतलब 20 लाख रुपए की सेल पर 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट। तो गाइस आप इसे अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, 2 लाख डिवाइड 20 लाख इनटू 100, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना, 10%। और आपको यहाँ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 अप टू द 31 जुलाई वाज ₹15 लाख। आपकी जो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो सेल है वो 15 लाख है, तो बच्चों 15 लाख का 10% निकालोगे आपका 1.5 लाख आ जाएगा। ये जो 1.5 लाख है अब इसको 4 महीने में कन्वर्ट मत करना, ओ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो 10% है ना ये आप इस भले ही एनुअल परसेंटेज है लेकिन आप ये 15 लाख का 10% निकालोगे जो 1.5 लाख आएगा उसमें वापस 4/12 मत कर देना। क्यों, क्योंकि आपको सेल अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट दी है, सेल एनुअल नहीं दी है ना, तो ऑलरेडी वो टाइम फैक्टर यूटिलाइज हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, 1.5 लाख जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही है, पर लेकिन वो फर्म का प्रॉफिट है। उस 1,50,000 में आप उसका हिस्सा निकालेंगे शान का, जो हिस्सा निकल करके आएगा वो उसके प्रॉफिट शेयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट शेयर होगा, जिसको आपको देख लेना है कि किस हिसाब से वो अकाउंटिंग एंट्री करवा रहा है। फिलहाल इसमें केवल कैलकुलेशन पूछी थी। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। उसमें उसका हिस्सा निकालोगे तो वो 4/10 करके 60,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कोई डाउट तो नहीं पीछे पूर्वी जी, हाँ गोड़ो चौधरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशनल क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन 50T, प्रॉपर रिटायरमेंट खत्म करा दिए, तैयारी कर लो अच्छे से। इलस्ट्रेशन 50T, पुनीत पंकज पम्मी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, ये भी पार्ट लिखा है यानी कि थोड़ा सा ही करना है। 3 पार्टनर है बेटा, इसके अंदर सब कुछ बढ़िया दिया हुआ है, इसका डी पॉइंट पढ़ लेते हैं। पार्टनरों के नाम है पुनीत, पंकज और पम्मी। अच्छा, डी पॉइंट क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पम्मी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2022-23, क्योंकि आपको बैलेंस शीट दी 31 मार्च 2022 की, और पम्मी जो रिटायर हुई है वो 1 जुलाई को हुई है, यानी कि कितने महीने चली है वो, अप्रैल मई जून 3 महीने चली है, अप्रैल मई जून 3 महीने वो पम्मी चली है, ठीक है। 3 महीने पम्मी चलने के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने के हिसाब से है। फिर वो जब बेटा रिटायर हुई है 2022-23 में, जो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट वाज टू बी कंसीडर्ड टू बी सेम एज इट वाज इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब वो ये कह रहा है जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही ले लो। और भैया पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, इसके अंदर दिया होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 6 लाख। अच्छा, तो इसमें अलग क्या था, किस वजह से हमने इस क्वेश्चन को चूज किया है, फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, अच्छा शायद इसीलिए चूज कर लिया है हमने कि इसमें एक्चुअली प्रॉपर हमने केवल इसलिए चूज कर लिया है कि इसमें हमने वो बता दिया था आपको दिखा करके कि पीएनएल सस्पेंस में कहां दिखाना है। तो सिंपल है ये, तो आपको क्या करना होगा, पिछले साल का प्रॉफिट है आपका 6 लाख है ना, अब आपको उसको 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे, 6 लाख का 3/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, 25% हो गया ना, 1,50,000। 1,50,000 में उसका हिस्सा निकालेंगे, कौन है, पम्मी। पम्मी कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। 3rd नंबर का रेशियो क्या है, इक्वल है तीनों, तो 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 रुपए पीएनएल सस्पेंस में बैलेंस शीट में असेट्स में चले गए होंगे, और वहां फिर आप इसको एंट्री कर ही देंगे, पम्मी पीएनएल सस्पेंस टू पम्मीज कैपिटल। अच्छा हाँ, इसमें ये भी है कि इसमें लिखा नहीं है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मतलब इसमें ये नहीं लिखा है ना कि रेशियो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, जब कुछ नहीं कह रहा तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो वो ठीक है, वो सिंपल है, क्लियर है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। इसी के साथ आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिकल 58 टीएस ग्रेवल। देखिए सेल्फ लिखा है, घर से खुद करना है, ठीक है, सेल्फ है, पूरा क्वेश्चन करके लाना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए पॉज मारिए। पार्टनर
गाइस देखिए बहुत समराइज चीजें लिखी है मैंने। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब काफी हद तक अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है ना। पहला टॉपिक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी हमें कौन से मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, 8 मेजर टॉपिक्स वी हैव टू कवर एट द टाइम ऑफ डेथ। फर्स्ट इज चेंज इन पीएसआर, सेकंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, थर्ड एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एज यूजुअली वी आर डूइंग, है ना। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग डिसीज्ड या डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट निकालना है। देन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, मैं वैसे डिसीज्ड बोलता हूं उसको, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका अमाउंट कितना है, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद ओवरऑल उसका अमाउंट कितना है जो उसके एग्जीक्यूटर को देना है ना। मरने वाला खुद तो आएगा नहीं, अपनी डेड बॉडी में उठा के नहीं चल दो भैया दे दो, है ना, ऊपर कुछ नहीं जाता अपने साथ, है ना, इसीलिए उसके एग्जीक्यूटर को, जो उसकी विधवा है ना, और विधुर है, अगर भाई लेडीज मर जाती है तो उसका जो विधुर है ना। आगे पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर ऑफ हिज एस्टेट, उसकी संपत्ति में उसको कैसे मिलेगी उसके एग्जीक्यूटर को। और लास्ट वन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ एग्रीड, अगर उन लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने का सोचा है तो वो क्या तरीका है, ठीक है। ये हमें 8 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक गाइस न्यू पीएसआर, जो कि हमने ऊपर बोला था, चेंज इन पीएसआर का मतलब, चेंज इन पीएसआर में हमेशा 2 चीजें आती हैं, न्यू पीएसआर एज वेल एज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू पीएसआर इसके अंदर आएगा पहला, न्यू पीएसआर ऑफ अ, प्लीज कीप क्वाइट यार, न्यू पीएसआर ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। कैसे निकलेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का, डेफिनेटली जब कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसके प्रॉफिट शेयर को रिमेनिंग पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो उनके पास था प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन या एक्वायर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड पार्टनर, जो डिसीज्ड पार्टनर का उनके हिस्से में, उनकी झोली में कितना गिरा वो। और गाइस मैंने आगे लिख दिया है सेम एज ट्रीटमेंट, सेम एज रिटायरमेंट। इसका मतलब पूरा वही, मैंने आपको जो थ्योरी दी है रिटायरमेंट की पूरी डिटो वही है, इसीलिए वी हैवन टाइम टू वेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है सेम एज रिटायरमेंट, पूरा घर से वही पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है, सेम टू सेम वही है। थ्योरी कितनी अच्छी बनाई है देखो मैंने, एज पर द कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कंप्लीट केस। वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसमें भी 2 कंडीशन थी, चेंज कर रहे हैं वो लोग, रिवाइज्ड प्राइस पर कंटिन्यू कर रहे हैं, नए वाले ओल्ड प्राइस पर नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें सेम एज रिटायरमेंट। पॉज कर, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, मतलब जैसे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस ईयर में उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा। देखिए मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर पढ़ देता हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है सेम एज रिटायरमेंट, बट स्टिल कहीं कोई चेंज ना हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई भी बात मेरी गड़बड़ लगे तुरंत बताना। गाइस ध्यान से सुनिए। इफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑकर्स ऑन एनी डे ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर, द एग्जीक्यूटर वर्ड वो जो उसको पेमेंट को लेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म और बियर लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसमें उसको हिस्सा चाहिए होगा, ठीक है। डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर फॉर द प्रॉफिट पीरियड इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर ईदर इन देयर पीएसआर और इज एग्रीड बाय द पार्टनर। इसमें मैंने बोला ना, इसमें भी 2 कंडीशन है, या तो वो ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करेंगे या फिर नया कोई रेशियो लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर, उसके हिस्से को वो लोग पीएसआर में लेते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो में लेते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। द जनरल एंट्रीज पास अंडर द 2 सिचुएशंस आर डिफरेंट एंड आर एज फॉलोज। पहला, इफ पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर वो लोग रेशियो चेंज नहीं करते हैं तो गाइस वही कॉन्सेप्ट है कि पहले आप पीएनएल सस्पेंस डालेंगे, फिर बैलेंस शीट में डालेंगे और उससे लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। सेकंड सिचुएशन, इफ पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस, तो वही 2 एंट्री आप करेंगे, दोनों को मिलाकर के अल्टरनेटिवली एक एंट्री करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट की सिचुएशन दी हुई, लॉस की सिचुएशन दी हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक डाला है इसके बाद मैंने, डिटरमाइनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो मरने वाला पार्टनर उसका प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालेंगे, वो ऊपर तो ट्रीटमेंट सिखा दिया मैंने, अब उसका हिस्सा कैसे निकलेगा। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैन बी ईदर डिटरमाइंड बाय प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, इसमें भी वही चीज है, फाइनल मतलब थोड़ी सी थ्योरी घुमा दी पर कॉन्सेप्ट वही है कि फाइनल अकाउंट बना करके भी हम निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस को। भाई फाइनल अकाउंट से निकाला था, उसमें एस्टिमेशन नहीं होगा, और दूसरा एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या फिर बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स, है ना। पहला बाई व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो डिटो वही कहानी है, आपको पीएनएल बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है अप टू द डेट ऑफ डेथ,
पीएनएल बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और उस एप्रोप्रिएशन के बाद आने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएसआर। और लॉस होता है तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये कम कैसे आया है? चलो अब इसमें इतना ही है, इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने समझ तो बनाया।